हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फोर्सेस के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में जितने भी फोर्सेस के टाइप्स थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कांटेक्ट फोर्स हम लोग पढ़े थे। टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, जो भी कांटेक्ट फोर्स थे उनके कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहला जो फोर्स है वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं अपने मसल्स के थ्रू कांटेक्ट करके उसको पुश करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो होगा वो क्या होगा कि हम मसल्स के द्वारा जो भी फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स विच इज exerted by the muscles of the animals। कोई भी एनिमल है उसके मसल्स है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसको उठाना है, हमने उठाया, इस पे हमने मसल्स का यूज किया, अपने स्किन से इसको टच किया, मसल से टच किया, तब यह फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, जैसे जो बैल हैं, बैलगाड़ी को खींचते हैं, जब हल चलाते हैं तो हल को खींचते हैं। जो ये काम कर रहे हैं, जैसे घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी को हॉर्स जो है वो घोड़ा गाड़ी को खींचते हैं। तो इस तरह से जब ये चीज़ें खींच रहे हैं, मतलब इन्होंने फोर्स लगाया। ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो ये फोर्स उनके मसल्स के द्वारा लगाया जा रहा है। तो जहाँ भी फोर्स मसल्स के द्वारा लगाया जाए तो याद रखिए कि वो फोर्स मस्कुलर फोर्स होगा। और ये एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप है, क्योंकि बिना कांटेक्ट के मस्कुलर फोर्स नहीं हो सकता है। तो मस्कुलर फोर्स का लिखेंगे द फोर्स exerted by muscles of the animals and human is called मस्कुलर फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। ठीक है। एग्जाम्पल वही हो सकता है कि कोई भी बैलगाड़ी को अगर खींच रहा है, बैलगाड़ी को अगर खींचा जा रहा है, तो वो बैल जो है फोर्स लगा रहा है अपने मसल्स के द्वारा, और वो फोर्स होगा मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, पुलिंग ए कार्ट बाय ऑक्स। ठीक है, जो भी बैल खींचते हैं, या फिर हम लोग अगर पुश करते हैं किसी कार पे, पुश करते हैं, हम किसी कार पे धक्का लगाते हैं, ए कार बाय ह्यूमन। कोई भी आदमी किसी कार पे अगर एक धक्का लगा रहा है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर नाम से ही है, पता चलता है, नाम में ही है मसल्स। तो ये फोर्स जिस पे मसल्स के द्वारा फोर्स लगे वो मस्कुलर फोर्स होता है। बेसिकली हमने क्या किया, कांटेक्ट फोर्स को बहुत तरह से डिफाइन कर दिए हैं। ये सारे फोर्स को बेसिकली देखा जाए तो एक काम है, क्या काम है, चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन के कंडीशन को चेंज करना। बैलगाड़ी रुकी हुई थी, बैल ने उसको खींच करके उसको क्या किया, मोशन के कंडीशन को चेंज कर दिया। अब चलते हुए बैलगाड़ी को रोकना है, मसल्स पे उसके फोर्स लगा और वो रुका, यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स है। तो जहाँ भी कांटेक्ट फोर्स होगा वहाँ पे दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये भी एक कांटेक्ट का फोर्स है, कांटेक्ट टाइप का फोर्स है। दूसरा जो फोर्स है वो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल शब्द बना है, मैकेनिकल इज driven by the machines that apply force is called mechanical force। the force applied due to machines क्या करते हैं, मशीन्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम लोग देखते हैं फैन में एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, हालांकि वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन अगर जो वो फोर्स के कारण जब घूम रहा है, फैन बाहर घूम रहा है,
तो ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि उसमें भी पोजीशन में चेंजेज आ रहा है, फैन के एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह का मोशन कर रहा है, तो ये फोर्स के कारण कर रहा है। तो ये जो फोर्स होगा वो मैकेनिकल फोर्स होगा। तो याद ये रखना है कि मैकेनिकल फोर्स, मशीनें अपने आप फोर्स नहीं लगाती हैं, उनको इनपुट में एनर्जी देना पड़ता है। जैसे फैन के लिए हम बोले तो इनपुट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी दिए तब जाके ये फैन रोटेट कर रही है, मूव कर रहा है, इस पे रोटेशन आया, इसके मोशन में चेंज आया। तो ऐसे फोर्स को मैकेनिकल फोर्सेस में मशीनों को एनर्जी इनपुट में देना पड़ता है और उसके बाद वो हमें वर्क करके देती हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जितना इनपुट एनर्जी देते हैं उतना आउटपुट वर्क करके नहीं देती हैं। हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे, कोई भी मशीन हमने ऐसा नहीं बना पाया जिसका 100% इफिशियंसी हो। मतलब अगर हमने उसको 100 जूल का एनर्जी दिया तो 100 जूल काम करके दे, अगर हम उसको 100 जूल एनर्जी देंगे तो वो हमें सिर्फ 70 जूल, 30 जूल, 50 जूल करके काम देगा। जैसी हमारी मशीन रहेगी वैसा काम करके देगा। हमने ऐसा मशीन नहीं बना पाया जो पूरे एनर्जी वापस करे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये एनर्जी और कहाँ चला जाता है। तो बहुत सारे फॉर्म है जिसमें ये एनर्जी चेंज हो जाता है। जैसे कभी भी एनर्जी जो है कुछ साउंड में चेंज हो जाता है, जब मशीनें चलती हैं तो उसमें से साउंड जनरेट होता है। गर्म हो जाती है मशीनें तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी एनर्जी जो दिए थे अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें बाद में पढ़ना है। मैकेनिकल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय machines are called मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल शब्द ही आया है मशीन से। तो जितने भी मैकेनिकल फोर्स होंगे वो मशीनों के द्वारा अप्लाई होता है। आपका कार आगे बढ़ रहा है तो जो इंजन ने फोर्स लगाया वो मैकेनिकल फोर्स है। मतलब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ ए कार, अप्लाइड बाय इंजन ऑफ ए कार। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको नोट में हम अभी लिखवा देते हैं। क्वेश्चन है कि किसी भी बॉडी में चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी के पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो किस टाइप का फोर्स होना चाहिए, किस टाइप का फोर्स होना चाहिए कि वो उसके मोशन में कन्वर्ट करेगा, उसमें मोशन आएगा। तो उसके पास हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। उसको भी हम लास्ट में टॉपिक के बताएंगे। जैसे आप किसी कार में बैठे हैं और कार चल रही है, आप कार के सीट को पकड़ के खींच रहे हैं, क्या वो कार रुकेगी? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो कार नहीं रुकेगी, क्योंकि आप इंटरनली फोर्स लगा रहे हैं। कार क्यों चल रही है आगे? कार पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो कोई भी बॉडी जब मूव करता है उसके मोशन में चेंज होता है तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण उसके मोशन में चेंज नहीं आता है। ये आप लोग अभी तक याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे। वही आप बाहर निकल के कार पे फोर्स लगाइएगा तो वही कार आगे मूव करेगी, लेकिन उस कार में बैठ करके अगर कार वो रुकी हुई है और उसको धक्का दे रहे हैं तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप अंदर बैठे हैं और सीट पे धक्का दे रहे हैं तो कार आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब जो इंटरनल फोर्स है वो किसी का मोशन चेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए ये लिख दिए। एक इसमें वर्ड और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं कि जो मशीनों को एनर्जी मिलता है वो इनपुट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। द इनपुट एनर्जी इज प्रोवाइडेड, इनपुट एनर्जी इज provided to apply force in machines। मशीन्स जो हैं अपने आप फोर्स नहीं लगा देती हैं, हम उसको एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को यूज करके वो उसमें फोर्स लगाती हैं। कुछ फेनोमेना होता है, जैसे इंजन में हमने क्या दिया, पेट्रोल दिया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। वो केमिकल एनर्जी वहाँ पे रिएक्शन करता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जो उसके पिस्टन के अंदर है वो एक्सपैंड होता है
मतलब प्रेशर जनरेट होता है और पिस्टन्स चलता है, और इसी तरह से हमारे पिस्टन से जो जुड़े हुए हैं गियर्स, और उसके बाद शाफ्ट से व्हील जुड़ा हुआ है, तो लास्ट में जाके अटैच फोर्स लगता है व्हील पे, और व्हील के फोर्स को फ्रिक्शन की मदद से आगे बढ़ पाता है हमारा कार। तो ये इसके बाद ही है हमारा मैकेनिकल फोर्स के बाद फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो तरह के फोर्स हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग पॉज करके वीडियो को। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लेकर के एक चैप्टर ही अलग पढ़ेंगे, शायद हमारे बुक में ना दिया हो, लेकिन हम लोग इसको एक अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अभी जस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा थर्ड टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो एक फोर्स उसके मोशन को अपोज करता है। मतलब एक फोर्स ऐसा है जो कि उसके मोशन को रोकता है, अगर वो मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। और ये कब लगता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। जैसे अगर हमारे पास ये बॉडी है और इस पे ये बॉक्स कांटेक्ट में है, इस बॉक्स को इधर हम मूव कराते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है। कांटेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स किधर लगता है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप कह सकते हैं ये तो बहुत ख़राब फोर्स है, हमारे मोशन को कम कर सकता है। तो नहीं, यही ऐसा फोर्स है जो कि हमें मूव करता है, आगे चलने में मदद करता है। जैसे आगे चलने के लिए हम अपने पैरों को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैरों पे, जैसे हमारा ये पैर है, इस पैर से हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं, ऐसे जैसे ये हमारा पैर है, इससे हम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं तब ये आगे आता है। तो पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता, तो ये सीधा ऐसे फिसल जाता, जैसे हम फिसल जाते हैं बारिश के मौसम में। तो फ्रिक्शन क्या करता है, वहाँ पे रोक के रखता है कि हम धक्का दें तो पीछे न जाए, आगे चले जाए। ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हम ये फिसला नहीं तो ये आगे चला जाएगा। तो इस तरह से हम चलते हैं, तो हमें चलने में हेल्प करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि दो बॉडी के कांटेक्ट में अप्लाइड होता है और वो मोशन के अपोजिट में अप्लाई होता है। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड between two bodies which are in contact and it opposes the motion of the body। जो भी बॉडी है उसके मोशन को अपोज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, इसको पूरे डिटेल्स में हमें एक चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में। तो इसको पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ है, ये रुका हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ा। ये बहुत भारी चीज़ है, मान लीजिए हमारे सामने बहुत ही बड़ा एक अलमीरा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, वो आगे नहीं मूव किया। फिर हमने और फोर्स लगाया, आगे नहीं मूव किया। फिर हमने एक और बंदे को बुला लाया और हम लोगों ने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, अब ये आगे मूव किया। मतलब इसके पास 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स रहा होगा, इसके पास और 10 न्यूटन से कम। मतलब जब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे इस पे, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल इस पे क्या लगा रहा था, इधर समथिंग 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। हम अपनी फोर्स बढ़ाते बढ़ाते 9 न्यूटन तक गए, तब जाके इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन हुआ तब जाके ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा। तो ये हम समझेंगे, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास वो एबिलिटी कि वो एक जगह पे रखे, हम कितना फोर्स लगाएंगे कि उसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूटेगा। अच्छा, बॉन्डिंग से मतलब हुआ कि फ्रिक्शन का क्या क्या कारण है वो लिख लेते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन का जनरली दो कारण है, इंटरलॉकिंग ऑफ टू बॉडीज या ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो रीजन है वो है इंटरबॉन्डिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इंटरलॉकिंग एंड इंटरबॉन्डिंग। समझते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब हम इधर लगा रहे थे, जब इसको जूम करके देखेंगे तो ये सरफेस प्लेन नहीं रफ है। जब आप जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इसका सरफेस ऐसा दिखेगा, पूरा इसका सरफेस ऐसा दिखेगा, और इसका सरफेस इसके अंदर गया हुआ रहेगा, ऐसे फंसा हुआ है। ये आपको ये सरफेस ये वाला है और ये ऊपर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कुछ फंसा हुआ है, इस तरह से इंटरलॉक है। जब आप इस इधर फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाला इस साइड फोर्स लगाता है। ऐसे ही फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। पूरे डिटेल्स में और इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे जो है वो फ्रिक्शन के चैप्टर में। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास कितने टाइप्स के फोर्स थे, वो सारे फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको हम बताते हैं। तो चलिए, नॉन कॉन्टैक्ट, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जिसको सबसे पहले गैलीलियो ने मतलब डिफाइन किया था कि कुछ होता है ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। बाद में इसको फार्मूला के रूप में और इसके पेटेंट दिया गया न्यूटन के द्वारा। शुरू में गैलीलियो ने बहुत इस फोर्स के डिफाइन करने के लिए उनको जेल भी हुआ था। मतलब सारे लोग जानते थे, ऐसा मानते थे कि जो सूर्य है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। और ये सारा चीज़ मुमकिन हुआ जब न्यूटन्स ने अपने लॉ दिए और प्रूफ करके इसको बताया। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। क्लास 9th में उसको हम पढ़ाएंगे, या फिर वीडियोज आप देख सकते हो 9th का। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज हुआ, कब से इसका चल रहा है। इसका पूरा क्रेडिट न्यूटन को जाता है, और महान साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया, जिन्होंने पूरा एक ब्रांच बना दिया मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का, बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा गया। ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो एक कैवेंडिश साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इन्होंने दो ऑब्जेक्ट को एक जगह लटका दिया। एक ऑब्जेक्ट को लटकाए थे और यहीं पे एक और ऑब्जेक्ट को ला करके लटका दिए। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, ये छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। ऐसा मानोगे? नहीं, उस समय के लोग भी नहीं माने कि ऐसा थोड़ी होता है, खींचेगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस पे। उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो उन्होंने लगाया यहाँ पे एक लाइट का सोर्स, और यहाँ से लाइट गया। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं था, जब ये ऑब्जेक्ट, ये उल्टा बना दिए हम, जिस पे जो घसक रहा है छोटा ऑब्जेक्ट है, उस पे इन्होंने लाइट का सोर्स लगाया। जब ये था, इस ऑब्जेक्ट को नहीं लाए थे, और यहाँ पे लाइट का सोर्स लगा करके उन्होंने इस पे फोकस किया, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आया किसी पट्टी पे। इन्होंने यहाँ पे दाग लगा लिया, यहाँ पे निशान लगा लिया। यहाँ पे अगर इन्होंने निशान लगाया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा भारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला करके रखा। इस बार फिर लाइट देखा तो ये लाइट थोड़ा सा बेंड हुआ था और थोड़ा सा ऊपर इसका रिफ्लेक्शन जा रहा था। ये बेंड क्यों हुआ? क्योंकि ये जरूर अपने जगह से हिला होगा, अपने जगह से हटा होगा, तभी ये जो है इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर ना आके अब इस पॉइंट पे आ रहा है। क्योंकि लाइट जो है वो सीधा जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के भी वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो यहाँ से कैवेंडिश ने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो एक दूसरे को फोर्स लगा सकते हैं, और एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट को खींचता है।
और यही फोर्स जो है पूरे यूनिवर्स में है। पूरे यूनिवर्स में सारे प्लैनेट इसी फोर्स के कारण एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं, और इस तरह से ये फोर्स है जो कि हमारे चारों तरफ एक फील्ड बना के रखा हुआ है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं वो तुरंत नीचे गिरता है। तो इसमें हर ऑब्जेक्ट का एक अपना फील्ड है। जैसे ये ऑब्जेक्ट अपना एक फील्ड बनाया होगा, इस फील्ड में इससे छोटा मास का ऑब्जेक्ट आएगा, इस पे गिर जाएगा। इसने एक बड़ा सा फील्ड बनाया, इस पे बड़े वाले फील्ड पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा इस पे गिर जाएगा। तो ऐसा फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में क्लास 9th में पढ़ना है हमें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिखते हैं। ऐसा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट के मास के कारण अप्लाइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखेंगे द फोर्स applied due to masses of two bodies is called gravitational force। gravitational force मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है, किस सोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है, कारण क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होने का, तो हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने का सिर्फ एक ही कारण है, मास। जिस भी ऑब्जेक्ट में मास रहेगा उस ऑब्जेक्ट को बड़े भारी मास वाले ने अपने तरफ खींच लेना है। ये बात याद रखना है। हम हर एक चीज़ को अर्थ पे गिराते हैं तो अर्थ पे ही गिरता है, तो अर्थ हर चीज़ को अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन कब तक खींच रहा है, जब तक कि अर्थ से भारी ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं आता है। अगर अर्थ से भारी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के फील्ड में आता है तो अर्थ उसके तरफ खींचा चला जाएगा। और इसी कारण से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं। ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ये है सन, तो करता क्या है, सन इसको अपने तरफ खींच रहा है फोर्स लगा के। अब अर्थ को उसके तरफ चला जाना चाहिए। अब उस फोर्स को अर्थ सोचता है कि हमको बैलेंस करना है। अब हर बार अर्थ क्या करता है, जैसे ही ये फोर्स लगाया अर्थ इधर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही ये यहाँ भागता है इसके फोर्स के कारण सन इसको यहाँ खींच के लाता है। अगली बार ये यहाँ भागता है, इसको फोर्स खींच करके यहाँ लाता है, और इसी तरह से एक ऑर्बिट बना लेता है और उस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है। मतलब ये क्या किया, उसके बैलेंस कर लिया उसके फोर्स को। जैसे आप किसी को खींच रहे हो और वो लड़का गोल गोल घूमने लगा काफ़ी स्पीड में, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है चारों तरफ घूम के। तो अर्थ भी क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। जैसे हम एक पत्थर को ऐसे घुमा दिए तो होता क्या है, जब पत्थर को घुमाते रहते हैं तो पत्थर ऐसे सीधा जाना चाहता है, लेकिन इस रस्सी के कारण जब ये यहाँ जाता है तो ये रस्सी की लंबाई छोटी है, इसलिए ये यहाँ खींची चला आता है। तो ये इस ऑर्बिट में घूमता है, ना कि इधर चला जाता है। अर्थ भी अपना फोर्स एक इधर लगाता है, लेकिन इसके फोर्स के कारण वो यहाँ तक आता है और एक ऐसा ऑर्बिट में चक्कर लगा लेता है। हर बार अर्थ सोचता है कि दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और उसको सन ऐसे खींच लेता है, तो वो ऐसे उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये फोर्स के कारण एक बात और हुआ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास फोर्स होता है और वो सन के चक्कर लगाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिख लेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल planets revolve around the sun। सन के चारों तरफ घूमने के पीछे क्या कारण है कि सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये फोर्स क्यों है, ये फोर्स किसके कारण है, मास के कारण। सोर्स आप याद रखिएगा मास है। दूसरा बात ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो है वो ये है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो ये किस टाइप का फोर्स है, मतलब क्या ये सिर्फ खींचने वाला फोर्स है या फिर ये धक्का भी दे सकता है। तो आंसर है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खींचने वाला फोर्स है। तो इसको भी लिख लीजिए, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कोई भी
ये फोर्स जो है वो अट्रैक्ट ही कर सकता है, किसी को रिपेल नहीं कर सकता है। हम इसको छोड़ेंगे नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, इसका मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इसी कारण से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक बात और भी आपको बता देते हैं यहीं पर कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक और चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ पता किया गया कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे दो मास है हमारे पास, एक ये है और एक दूसरा ये है, ये दोनों एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कितना लग रहा है। तो बताया गया कि इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अभी आप लोग लिख लीजिए, इसको m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे ये आया, जैसे दो बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो ये फोर्स किसका होगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे g क्या है, g क्या, r क्या है, r तो डिस्टेंस है, पता चल गया r डिस्टेंस है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, इसका जो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया गया, इसके वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है, अभी आप लोग याद करने के लिए लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। यूनिट निकालना भी हम सिखाएंगे, क्लास 9th में इसको पढ़ना है। तो ये बातें हैं, m1 m2 दोनों का मास है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये फिक्स है, ये पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू फिक्स्ड है। ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है, g का वैल्यू, और उसके बाद ये चीज़ें निकाला गया ये कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो इसके बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ये टर्म्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।